हेलो एवरीवन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम पांडे एंड इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंप्यूटर मॉडल्स फॉर रेनफॉल एंड द रन ऑफ एनालिसिस, एंड टुडे वी विल बी कवरिंग दैट टॉपिक and covering a smaller portion that was remaining, and then we will move on to the irrigation practices. So we discussed about what are the model structures in the last class. Okay, first thing was model structures and other thing was spatial processes. तो इनका आपका हाइब्रिड मॉडल भी मिलता है। ओके, जैसे कंसेप्चुअल की हमने बात करी थी, एम्पेरिकल की बात करी थी, है ना। इन दिस कंसेप्चुअल, एम्पेरिकल एंड फिजिकल मॉडल्स, इनके हमने 3 सब डिवीजन किए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल का मिलता हो या फिर कंसेप्चुअल का या फिर फिजिकल का। इन तीनों का आप क्या कर सकते हैं, इसका कुछ बेस्ट पॉइंट लिया आपने, इसका कुछ बेस्ट पॉइंट लिया आपने, इन दोनों को मिला के बना लिया। सो दीज आर कॉल्ड एज हाइब्रिड मॉडल्स। तो इस तरीके से आप कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चलिए हम एक एक करके अब कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ओके, सॉइल एंड वाटर असेसमेंट टूल, दैट इज दिस। इट इज़ अ पब्लिक डोमेन मॉडल jointly developed by the United States development there, okay, the Agriculture Research Service and the Texas A&M AgriLife Research. तो यूनाइटेड स्टेट्स का है बेसिकली। A small watershed to river basin scale model to simulate the quality and quantity of surface and the ground water. तो दोनों पानी के लिए है ये, सरफेस वाटर के लिए भी और ग्राउंड वाटर के लिए भी। एंड ऑल्सो इट प्रेडिक्ट्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ लैंड यूज़, यानी कि कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं लैंड यूज़ में, यानी कि इफ़ देयर इज़ सम क्रॉपिंग पैटर्न जो आपका हट गया है वहाँ पे, ओके, क्रॉप वहाँ पे इरिगेशन लैंड हट के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया है। सो इन दैट केस ऑल्सो लैंड यूज़ का कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में बात होती है। लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात होती है, ओके, एंड देन क्लाइमेट चेंज। तो ये भी प्रेडिक्ट करने के लिए ये टूल आपका इस्तेमाल में आता है। It is widely used in assessing the soil erosion prevention and also the control, non-point source pollution control and also the regional management in the watershed. तो ये आपका एक टूल है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। माइक हाइड्रो बेसिन, इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ मैप बेस्ड डिसीजन सपोर्ट टूल फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एनालिसिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिवर बेसिन। तो ये काम बेसिकली किसका है, बेसिन्स के लिए है, रिवर बेसिन्स के लिए है। ओके, and also it is designed for analyzing water sharing issues at the international, national और local river basin scale. तो यदि आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लम्प्ड मॉडल है, और उसके बाद हमने बात करी सेमी डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल की। तो सेमी डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में जितनी सारी ट्रिब्यूटरीज थी, ओके, एक तो मेन रिवर हो गई आपकी, एक ट्रिब्यूटरी हो गई है, एक ट्रिब्यूटरी हो गई है, तो हम हर एक ट्रिब्यूटरी का एक रीजन लेके चल रहे थे, है ना, जो कि हमने क्या बोल दिया था, सब कैचमेंट बोल दिया था वहाँ पे, सब कैचमेंट, एंड दीज सब कैचमेंट आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो यही सब कैचमेंट क्या होते हैं, कुछ कुछ एरियाज़ को इरीगेट कर रहे होते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन द वाटर इशूज़, शेयरिंग इशूज़। अच्छा, नाउ माइक एसएचई, दिस डिलीवर्स इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, ओके, सरफेस वाटर, रिचार्ज एंड वेपो ट्रांसपिरेशन। It is an ideal software for the following purposes. These are the 10 examples for which this software is being used. Integrated catchment hydrology, okay, floodplain management, conjunctive use and management of the surface water also and also the groundwater. Then irrigation and drought management, wetland management के लिए भी इस्तेमाल होता है, restoration के लिए भी उसके, environmental river flows. Then groundwater induced flooding, land use के लिए, climate change impacts, जो land use या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी इम्पैक्ट आ रहे हैं उसके लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है, दिस माइक एसएचई। देन न्यूट्रिएंट फेट एंड मैनेजमेंट, बिकॉज यू आर पुटिंग द न्यूट्रिएंट बाय द फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, एंड ऑल्सो द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल इज ऑल्सो नेचुरली प्रेजेंट, तो उसके बारे में बात होती है। इंटीग्रेटेड माइन वाटर मैनेजमेंट, सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन माइंस। One thing is this HEC hydrologic modeling system. It is designed to simulate the hydrological process in the basin. तो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या, इवेपोट्रांसपिरेशन, ओके, रेनफॉल, ओके, रन ऑफ, तो ये सब चीज़ें कितनी हो रही हैं, इवेपोरेशन लॉसेस कितने हो रहे हैं, तो ये सब जो लॉसेस हैं, जितना भी आपका ग्राउंड में पानी आ रहा है, जा रहा है, सो दैट एंटायर प्रोसेस, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दैट प्रोसेस आर बीइंग इंक्लूडेड इन दिस मॉडलिंग सिस्टम. It includes the traditional procedures for the hydrological analysis such as the infiltration events, unit hydrographs and the routing. It also includes the modules for evapotranspiration, snow melting and calculation of the soil humidity. तो ये इसके additional features हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. Then we talk about the another software, it is a rainoff. It calculates runoff from the rainfall, okay, on the watersheds, whose extension is limited by the condition that the rainfall can be assumed evenly distributed
over the entire the catchment area. So in this you can see here that this runoff is nothing but a combination of what, rainfall and runoff. तो ये क्या है, यहाँ पे आपके पास कोई भी रेनफॉल होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रन ऑफ आ रहा है, यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट. सो दीज आर अ फ्यू मॉडल्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलेटेड टू द रेनफॉल रन ऑफ एनालिसिस. तो आप इसको इंटरनेट पे जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं. कुछ मॉडल्स हैं जो आप इसका कुछ सॉफ्टवेयर्स के रूप में हैं, सो यू कैन डाउनलोड देम एंड यू कैन ट्राई टू learn that software. Now let us talk about the irrigation. First will be talking about the history of irrigation, and then we'll quickly move on to the irrigation practices. Ancient Veds and Purans have reference to wells, canals, tanks and dams. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती थी. Around 300 BC, in the Gupta Empire, Sudarshan Lake construction is also mentioned in different books, and entire India is having a irrigation system. तो ऐसी बात करी गई थी in the terms of Gupta Empire. यदि मैं बात करूँ आगे, around 1010 AD in the southern India, what happened? These Chola rulers provided irrigation from the river Kaveri, जो कि आज के टाइम में भी इतनी ही significance ये river hold करती है in the southern region. Next we move on to this thing. Around 14th century, Firoz Shah Tughlaq, he constructed the canals on the river Satluj and the Yamuna. During his regime, the river Satluj and river Yamuna, the canals were constructed. Around 16th century, Akbar also worked towards it. Okay, so these were undertaken in these regimes. Then British India saw improvement of the existing systems of irrigation. ऐसा कोई नया इन्होंने प्रयास नहीं किया, इन्होंने जो भी systems थे irrigation के वो यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया. In the Western Yamuna Canal, Eastern Yamuna Canal and Kaveri Delta system. These are the few hydroelectric projects before independence, जिसमें शिवा समुद्रम आप नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खपोली है, ओके, बीफपुरी है, बीरा प्रोजेक्ट है एंड सो ऑन, पापनासम है इधर पे जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. इसी सब में आपको एक भारतीय इंजीनियर का नाम पता होगा, विश्वेश्वरैया साहब जी. ओके, विश्वेश्वरैया, ओके सर विश्वेश्वरैया, ये इनका आप वर्क जाके स्टडी कर सकते हैं, जिन्होंने मैसूर में बहुत सारा काम किया था रिलेटेड टू द इरिगेशन डिपार्टमेंट. नाउ लेट अस मूव ऑन. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, बिकॉज अभी तक जब तक प्लानिंग कमीशन था तब तक जो है ये 5 ईयर प्लान्स थे. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 27.2% वॉज लेट फॉर इरीगेशन एंड पावर. तो इतना बजट यहाँ पे दिया गया था. एंड इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान 19% दिया गया था. इन द थर्ड 5 ईयर प्लान यहाँ पे 22% आपका टोटल आउटले था इरीगेशन एंड पावर के लिए. रिसेंट डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो आजकल न्यूज़ में आपने बहुत सारा देखा होगा कि रिवर इंटरलिंकिंग की बात चल रही है. दीज आर द रिसेंट डेवलपमेंट्स दैट आर बीइंग डन. ओके, दो गोदावरी कृष्णा लिंक हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इट इज़ बीइंग ट्रांसफरिंग द वाटर. रिवर लिंकिंग, एक रिवर यहाँ पे है और एक रिवर यहाँ पे है, तो इसका जो कहीं ना कहीं पे मिल रही होंगी, तो इसको जो है हमने यहाँ पे नहीं मिल रही होंगी तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, सो दैट दिस वाटर एंड दिस वाटर, दिस जोन एंड दिस जोन कैन transfer the water among themselves. Okay, so irrigation, and there are multiple uses of this river linking project. There are also several disadvantages which you can go and study about. Okay, this Ken Betwa link work is under construction in early 2022 because this is being undertaken. Budget 2022, you can see the various proposals that have been put up. Okay, for 5 or 6 projects have been now in the process. Let us talk about the necessity of irrigation. First of all, what is irrigation? Irrigation may be defined as the process of artificial application of water. यहाँ पे समझिएगा, यदि इरिगेशन ना हो तो आपके पास जो क्रॉप्स हैं वहाँ पानी कैसे पहुँचेगा? सिंपल एक फंडा है, फंडामेंटल, दैट इज़ दिस रेनफॉल. यदि रेनफॉल पर्याप्त मात्रा में नहीं अवेलेबल है, ओके, यदि रेनफॉल पर्याप्त मात्रा में नहीं अवेलेबल है तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में आपको आर्टिफिशियल एप्लीकेशन देना पड़ेगा. पानी आप कहीं से लेके आइए और यहाँ पे अपने खेतों में डालिए. सो इट इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द सॉयल और द लैंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. तो ये आपका मेजर एप्लीकेशन है. और भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया. India primarily being an agricultural country, it needs the irrigation system. Okay, because rainfall का क्या system है? Rainfall is highly unpredictable. So in case
and farming is a sort of you can say that it is also a give and take process. Okay, so you have to give the inputs there and then you will be getting an output. तो उसमें risk बहुत ज़्यादा रहता है. So you have to see what why irrigation is to be needed. First thing is less rainfall in India. Okay, comparatively बहुत कम rainfall है और vary भी बहुत करती है. Okay, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़. जैसे मेघालय में तो बहुत बारिश है, राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं है. ओके, साउथ इंडिया में बारिश है और बिकॉज इट इज़ नियरर टू द इक्वेटर, और बाकी ऊपर पे नहीं है. ओके, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल की बात हो रही है. ग्रोइंग अ नंबर ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर, जैसे खरीफ भी है, राबी भी है, पेरिनियल क्रॉप्स भी है जो साल भर के लिए है, कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, है ना, जैसे टोबैको हो गया, है ना, टी हो गया. तो पूरे साल भर जब आपको ग्राउंड पे खेती चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इनपुट चाहिए होगा, जिसमें मेजर इनपुट क्या है, पानी है. और पानी के लिए इनपुट के लिए यदि साल भर में भारत में यदि 4 महीने बारिश हो रही है, मई से लेकर अगर मैं कहता हूँ अगर अगस्त सितंबर तक भी चली जा रही है, तो उस केस में अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आर्टिफिशियल पानी तो चाहिए ही चाहिए होगा, मुझे साल भर के लिए पानी कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा या फिर मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन करूँ. ओके, सो इरीगेशन इज़ अ मस्ट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. Then the fourth point here, controlled water supply. Okay, efficient use of the water. What happens due to this? The crop yield will be increased. So this is the necessity of irrigation in India primarily. Next we talk about the types of irrigation. इसमें एक है flow irrigation, एक है lift irrigation. तो सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करें, सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, पहले लिफ्ट इरीगेशन बात करते हैं. दैट इज़ अ वेल इरीगेशन. जब आपको ग्राउंड वाटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप जितना भी आपका सरफेस वाटर है, सब सरफेस वाटर है, सॉरी, सो आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. ओके, सो बाय मैकेनिकल मीन्स सॉइल वाटर इज लिफ्टेड एंड इट इज़ कन्वेड फॉर द इरीगेशन. सो आपने वेल इरीगेशन किया, ट्यूबवेल आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ओपन वेल आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसकी मदद से आप पानी निकालते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फ्लो इरीगेशन. इट इज़ बाय ग्रेविटी फ्लो. ग्रेविटी फ्लो मतलब क्या? अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ दीज आर डिफरेंट हिल्स, और हिल्स जब आएंगी तो क्या होगा, जिस तरीके से हिल्स बनेंगी, और ये जो रीजन है ना, ये वाला पोर्शन, ये लो लाइंग एरिया है. लो लाइंग एरिया तो रिवर यहाँ से पास कर रही होगी. ओके, द रिवर इज पासिंग हियर. ओके, तो ये जो हाई एरियाज़ हैं, तो सारा पानी यदि यहाँ पे हम बात करते हैं रेनफॉल की, तो रेनफॉल यहाँ पे आएगा और द वाटर विल बी कलेक्टेड डाउन हेयर, इस तरीके से इन दिस रिवर हेयर. तो द वाटर इज कमिंग फ्रॉम द हाईलैंड्स टू द वैली हेयर. ओके, तो बाय इट इज़ व्हाट, इट इज़ बाय ग्रेविटी फ्लो. यदि मैं कहूँ कि यहाँ से पानी आपको इस पॉइंट से यदि पानी आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पंपिंग मैकेनिज्म कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जो कि आप यूजुअली नहीं देते हैं. तो आपको कुछ भी करके जो हाई लैंड है वहाँ से आपको पानी सिंपल ग्राउंड की तरफ ही जो आता है उसी को आपको यूज़ में लाना पड़ेगा. अच्छा, इसके लिए देखिए, एक तो होता है फ्लड इरीगेशन. ओके, सिंपल आपने पानी को फ्लो करा दिया, ओके, फ्लो करने दिया. सेकंड इज़ द पेरिनियल इरीगेशन, जहाँ पे आप साल भर आपको पानी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट वो पानी रिलीज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बाय द डिफरेंट मीडियम, जैसा कि कैनाल आप समझ सकते हैं. तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिवर कैनाल इरीगेशन. तो देयर इज़ दिस रिवर और वहाँ से आपने मेजर कैनाल एक निकाल दिया, फिर माइनर कैनाल निकाल दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल दी, एंड देन यू विल बी द वाटर विल बी रीचिंग द फील्ड. डाइवर्जन स्कीम है ये. ओके, क्योंकि आपने पानी को रिवर से, एक आपका रिवर था, ओके, वहाँ से आपने डाइवर्ट करके अलग अलग चैनल्स के माध्यम से फिर आप अपने खेत में लेके आए हैं, अपने फील्ड चैनल में लेके आए हैं. स्टोरेज की यदि हम बात करें तो रिजर्वायर या टैंक इरीगेशन होता है. यदि मैं बात करूँ डैम कंस्ट्रक्शन की, तो ये डैम कंस्ट्रक्शन इसी में आता है. ओके, सो व्हाट हैपन्स, यू सिंपली कंस्ट्रक्ट अ डैम हेयर और पानी को आपने यहाँ पे स्टोर करा लिया. रिवर इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, रिवर इज़ फ्लोइंग हेयर, ओके, इन दिस पोर्शन रिवर इज़ फ्लोइंग. तो यहाँ पे आपने पानी को यहाँ पे रोक लिया. सो दिस इज़ क्रिएटिंग व्हाट, अ स्टोरेज एरिया. ये स्टोर आपने करके रखा और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ी आपने यहाँ पे गेट्स कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं सो दैट इट कैन मूव आउट. ओके, एंड देयर आर डिफरेंट अदर स्कीम. यदि आप डाइवर्जन और स्टोरेज साथ में यूज़ करते हैं तो दैट इज़ अ कंबाइंड सिस्टम दैट यू कैन ईजिली यूज़. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज दिस लिफ्ट इरीगेशन, जिसके बारे में हमने बात कर ली. व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ इरीगेशन. इरीगेशन होगा तो आपको बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें हैं इसमें. एडवांटेज क्या क्या होंगे, इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड, इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फेमाइंस. ओके, इन केस द रेनफॉल इज नॉट देयर, इरीगेशन तो है ही है तो पानी वहाँ से मिल जाएगा खेत में. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट इज ऑल्सो दिस इन दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर.
फोर्थ पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग, ओके, जब हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन तो वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, दैट इज ऑल्सो सिस्टम दैट कैन बी अप्लाइड, ओके, और कई सारे रिवर्स में ये अप्लाई होता भी है. एंड देन देर इज इनलैंड नेविगेशन, okay, so transportation by this water system by the rivers can also be done. What are the disadvantages of irrigation? तो डिसएडवांटेज ऑफ इरीगेशन यदि आपको देखने हैं तो कैनाल के आसपास के एरियाज़ में आपको देखना पड़ेगा. जो नहर बहती है उसके आसपास के एरियाज़ में देखेंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मॉस्किटो लेडन बीमारियाँ होती हैं ना, जैसे मलेरिया हो गया एंड ऑल. तो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज़, बिकॉज वहाँ पे डैम्प रहता है एरिया, तो वहाँ पे पानी हर जगह पे स्टोर हो जाता है. जहाँ पानी स्टोर होगा तो वहाँ पे देयर विल बी मॉस्किटोज़ दैट विल बी ब्रीडिंग देयर. सेकंड इज द वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग यदि ऊपर हो जाएगा तो हमारे रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. यदि आपका ये यदि ग्राउंड लेवल है और सॉरी दिस इज द इफ आई से दैट दिस इज द ग्राउंड लेवल, ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और मैं कहता हूँ कि ये वाटर टेबल है. यदि वाटर टेबल यहाँ तक आ जाए तो क्या होगा, जो आपका प्लांट है, ओके, जो आपका प्लांट है उसके जो रूट्स हैं, ओके, ये जो रूट्स हैं ये क्या होंगे, इसमें ज़्यादा पानी पहुँच रहा है, ज़्यादा पानी पहुँच रहा है तो इट विल बी व्हाट गेटिंग डिस्ट्रॉयड. तो ये वाटर लॉगिंग की वजह से आपकी क्रॉप को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी. थर्ड इज द डैम क्लाइमेट, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी फेवरेबल क्लाइमेट. देन लॉस इन द वैल्यूबल लैंड्स ऑन द अकाउंट ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन. जहाँ भी आप डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी दैट डिसएडवांटेज कि भाई वहाँ पे स्पेस आपको खत्म हो जाएगी, वहाँ पे जो फर्टाइल लैंड थी वो चली जाएगी. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरीगेशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ इरीगेशन. यहाँ पे हम पहले ब्रांचेस देखेंगे क्या क्या होते हैं इरीगेशन के मेथड्स, एंड देन वील लुक इनटू ईच एंड एवरी टॉपिक. फर्स्ट इज द फ्री फ्लडिंग मेथड, ओके. सेकंड इज द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. देखिए जैसा जैसा इसका नाम है उसी तरीके से ये कुछ वर्क करता होगा. थर्ड इज द चेक फ्लडिंग मेथड. चेक मतलब क्या होता है, यदि मैं बात करूँ तो ये एरिया है, यदि इसको मैंने चेक्स में डिवाइड कर दिया, ये एक चेक है C1, ये C2 है, ये थर्ड चेक है, तो ये अलग अलग बॉक्सेस में हमने इस तरह डिवाइड कर दिया. फोर्थ इज द बेसिन फ्लडिंग, देखेंगे क्या है. एंड फिफ्थ इज द फरो मेथड. तो ये सारे सरफेस इरीगेशन के पार्ट्स हैं. एक होता है सब सरफेस इरीगेशन. यदि मैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल के नीचे चला जाऊँ और वहाँ से मैं इरीगेशन करूँ तो उसको हम बोलते हैं सब सरफेस इरीगेशन. अभी हम देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी क्यों हायर होती है एज़ कम्पेयर टू दिस सरफेस इरीगेशन. यहाँ पे पानी का एफिशिएंट यूज़ होता है बट यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है. स्प्रिंकलर इरीगेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं और कहाँ कहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड देन देयर इज ड्रिप इरीगेशन, जिसको हम ट्रिकल इरीगेशन भी बोलते हैं. इट इज़ अ वेरी मॉडर्न टाइप ऑफ मेथड विच इज़ बीइंग यूज्ड सो दैट द वाटर गेट्स डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सरफेस इरीगेशन की. तो ये देखिएगा फर्स्ट मेथड इज इन दिस इज फ्री फ्लडिंग मेथड. तो वॉट एवर द फील्ड इज देयर, what you are doing, you are simply applying the water to it, you are simply applying the water to it to flood. जैसा कि यदि हम बात करें तो राइस का जो प्लांट होता है, ओके, राइस में क्या होता है, राइस के ट्रांसप्लांटेशन में आपको यही ऐसे ही फ्लडिंग फील्ड चाहिए होती है, तो वहाँ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छा, कुछ एडवांटेजेस हैं. पहला एडवांटेज ये है कि द कॉस्ट ऑफ लैंड प्रिपरेशन इज़ वेरी मच लोअर, और पूरा का पूरा पानी यहाँ पे पर्टिकुलरली ग्राउंड में मिल जाएगा आपको. और ये तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास एम्पल अमाउंट में वाटर मौजूद हो. यदि वाटर ही नहीं मौजूद होगा आपके पास, सो देयर विल बी व्हाट अ लॉट ऑफ वाटर स्केर्सिटी इन द नियर बाय एरियाज. सेकेंड इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लो, बिकॉज आपने क्या किया, इनपुट तो बहुत ज़्यादा दे दिया. इनपुट किसके रूप में, इनपुट पानी के रूप में. पानी के रूप में आपने इनपुट तो बहुत ज़्यादा दे दिया बट उतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं है क्या पता ग्राउंड के लिए या फिर क्रॉप के लिए. सो द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज क्वाइट लो हेयर. सरफेस इरीगेशन में हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉर्डर स्ट्रिप मेथड की. तो इसमें क्या होता है, यदि मैं बात करूं कि यहाँ से इस फील्ड चैनल में पानी आ रहा है, ओके, कहीं से यहाँ पे आया होगा पानी, ओके, फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर कैनाल के रूप में, और कैनाल से यहाँ पे फील्ड चैनल में पानी आ रहा है इन दिस फील्ड चैनल. यहाँ पे जब पानी आया सो व्हाट हैपेंस, इसके बाद आपको यहाँ पे आपने ओपनिंग दी और एक पतली सी स्ट्रिप, ओके, इन दिस स्ट्रिप विच इज़ 10 to 15 मीटर स्ट्रिप वाइड, एंड जो इसकी जो लेंथ होती है वो 90 से लेकर 400 मीटर तक होती है. तो इस स्ट्रिप में आपने अगर सिंपली पानी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, फिर इस नेक्स्ट स्ट्रिप में प्रोवाइड कर दिया, एंड दिस इस तरीके से आपने अलग अलग स्ट्रिप्स में अगर पानी प्रोवाइड किया, दैट इज कॉल्ड एज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड डिवाइडेड बाय स्मॉल बंड्स. तो ये आपका एक बंड हो गया, ओके, दिस इज दीज आर द बंड्स, ओके, दिस इज द बंड.
इट इज सूटेड व्हेन द एरिया इज लेवल्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो, यानी कि अगर आपने लेवलिंग कुछ ऐसी कर रखी है कि पानी आपने यहाँ डाइवर्ट किया तो ये पानी स्लोप के कारण इधर की तरफ अपने आप चला आएगा, सो दैट इट विल बी डूइंग व्हाट, इट विल बी इरिगेटिंग द एंटायर एरिया। ओके, यहाँ पे भी इरिगेट किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जब भी इसके परपेंडिकुलर फील्ड चैनल के परपेंडिकुलर जब भी आप लेवलिंग कर देते हैं तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फ्लडिंग बिकॉज इसमें बंड्स बने होते हैं, सो इट कैन चैनलाइज द वाटर प्रॉपरली। थर्ड इज द चेक फ्लडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि चेक होता क्या है, चेक्स आर नथिंग बट डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड। ओके, ये एक प्लॉट हो गया, इस तरीके का ये एक प्लॉट हो गया, ओके, ये एक प्लॉट हो गया, ये एक चेक हो गया, ये चेक हो गया, दीज आर द चेक बेसिन अलग अलग। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें लेट्स से दिस इज द मेन डिच जहाँ से पानी आपका जा रहा है। आपने क्या किया, इसको डाइवर्ट कर दिया, आपने यहाँ पे फील्ड चैनल में डाइवर्ट किया, सब्सिडरी में डाइवर्ट कर दिया यहाँ पे, ओके, फील्ड चैनल में यहाँ पे। अब इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पानी दे दिया आपने, इसमें यहाँ पानी दे दिया, इस चेक में यहाँ से पानी इस चेक के लिए, एंड फॉर डिफरेंट चेक्स यू कैन ईजिली अप्लाई द वाटर देयर। तो ये होता है यहाँ पे चेक फ्लडिंग का मेथड। लेट अस सी द पॉइंट्स हियर नाउ। एग्रीकल्चर एरिया इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल प्लॉट्स। ओके, छोटे छोटे चेक्स में आपने डिवाइड कर दिया, ओके, दिस चेक, and it is suited for both the more permeable and the less permeable soils. Okay, close growing crops, that is jowar, paddy are most preferred for this check flooding. Okay, some loss is due to the levees, क्योंकि क्या होगा ना कि यहाँ पे जो है जो levees हैं, जो बंड्स हैं, उनके कारण जो है यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द बेसिन फ्लडिंग। इट इज सूटेड फॉर द क्रॉप्स विच आर अनअफेक्टेड बाय द स्टैंडिंग वाटर प्रेजेंट ओवर लॉन्ग पीरियड। बेसिन क्या होता है, बेसिन जैसे आप वॉश बेसिन की यदि बात करिए तो वहाँ पे क्या होगा, यदि आप उसको रोक दीजिए नीचे से तो क्या होगा, वहाँ पानी कलेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी बेसिन की यदि हम बात करें तो व्हाट, अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे यदि मैं कुछ डिप्रेशन टाइप का बनाऊँ और मैं यहाँ पे पानी पास कर दूँ और ये पानी यहाँ पे रुका रहे, जब पानी यहाँ पे रुका रह जाएगा तो इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, बेसिन। तो इस केस में हम बेसिन फ्लडिंग प्रोवाइड करते हैं। इट इज सूटेड फॉर द क्रॉप्स विच आर अनअफेक्टेड बाय द स्टैंडिंग वाटर प्रेजेंट ओवर द लॉन्ग पीरियड। फरो मेथड में क्या होता है, वाटर सप्लाइड बाय द डिगिंग नैरो चैनल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी हम देखते हैं डायग्राम में क्या है ये। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन रिजेस बिटवीन द फरोज। ओके, तो यदि हम बात करें तो कुछ इस तरीके का होता है ये। ओके, रिज मतलब यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि जब हम बात करें रिजेस की, रिज मतलब क्या होता है, हाई लैंड। रिज मतलब क्या होगा, हाई लैंड। यदि मैं बात करूँ इस तरीके से तो ये तो पोर्शन आपका वैली वाला पोर्शन टाइप का हो गया, और ये जो ये आपका टॉप वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रिज। तो हम आगे भी देखेंगे कैचमेंट में, तो वहाँ पे हम बात करेंगे तो रिज और वैली, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द रिजेस, तो प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं, यहाँ पे ऑन दिस एरिया, ऑन दिस अपर पोर्शन। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, पानी स्टोर करा देंगे। ये जो डिप्रेशंस हैं ये पानी स्टोर करने के लिए काम आएंगे। यहाँ पे जब यहाँ पानी स्टोर रहेगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से जो रूट्स होंगे यहाँ पे पानी इन सभी प्लांट्स को मिलता जाएगा। ओके, सो इट इज सूटेड फॉर रो क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पोटैटो, टोबैको, ग्राउंडनट एटसेट्रा। दीज आर द फ्यू क्रॉप्स जिसके लिए सूटेड है। इट इज प्रेफर्ड ऑन फ्लैट एरियाज और द जेंटल स्लोप्स, क्योंकि वहाँ पानी को आपको स्टैंड कराना है, रोक के रखना है वहाँ पानी को आपको। तो यहाँ पे यदि आप देखिए तो ये आपका क्या है, रिज है, जहाँ पे आपका प्लांट विल बी देयर। ओके, सो द रिज इज देयर। तो यहाँ पे आपका स्टैंडिंग वाटर है विच विल बी सप्लाइंग द वाटर लाइक दिस, है ना, जो यहाँ पे पर्कुलेशन से यहाँ पानी पहुँचेगा। ओके, ड्यू टू द परमेबिलिटी। और एक चीज़ थोड़ा सा और, अगर वाइडर की बात करते हैं तो वाइडर फरोज भी होते हैं, जहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं। सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि जहाँ पे ये रूट्स हैं प्लांट्स के, ओके, जो प्लांट्स के रूट्स हैं यहाँ पे आपको पानी बेसिकली पहुँचाना है। तो एक आपने सरफेस इरिगेशन किया था, वहाँ पे क्या किया था कि ऊपर से पानी आपने यहाँ पे फ्लड करा दिया। जब आपने ऊपर से पानी यहाँ पे फ्लड करा दिया सो व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे पर्कुलेट करके यहाँ पे रूट्स में पहुँच जाएगा, है ना, पानी इस तरीके से। बट हम यहाँ दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, सब सरफेस इरिगेशन, सरफेस के नीचे से। तो यहाँ पे हमारे अंडरग्राउंड पाइप से हमने यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप से कुछ यहाँ पे पानी के लिए ओपनिंग्स बना दी, और इस ओपनिंग्स के कारण वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ पहुँच रहा होगा। ओके, सो दैट इज देयर। इसे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इट इन्वॉल्व सप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। रूट्स में पानी पहुंच रहा है, डायरेक्ट वो यूटिलाइज कर लेगा। इट इज डन नेचुरली बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ लोकल वाटर टेबल और आर्टिफिशियली बाय नेटवर्क ऑफ बरीड पाइप्स
ओके, बरीड परफोरेटेड पाइप्स, जो कि आपने पिछले डायग्राम में देखा. What are the conditions which favor sub irrigation or the subsurface irrigation actually? Subsurface irrigation. Impervious subsoil at a depth of 2 meters or more, तो उस केस में आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं. A very permeable soil like loam or sandy loam in root zone, उस केस में. Okay. Then uniform topographic conditions हो तो वहाँ पे, and then moderate ground slope हो, कोई excessive ना हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. Then we talk about the sprinkler irrigation, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि पाइप्स ग्राउंड लेवल पे ले कर गई हैं. हाँ, ओके, पाइप्स ले कर गई हैं और उसके बाद फिर आपने क्या किया, वाटर के लिए आपने ओपनिंग्स यहाँ पे दे रखी हैं विद दिस मेथड. अच्छा, इस मेथड में क्या है कि ये पाइप यहाँ पे ग्राउंड पे है. यहाँ पे क्या होता है, ये दीज आर स्टैंडिंग स्प्रिंकलर्स. जो स्टैंडिंग स्प्रिंकलर्स होते हैं, इसमें क्या होगा, ये आपने बहुत सारे ग्राउंड्स में देखा होगा, क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स, इस तरीके के स्प्रिंकलर्स यहाँ पे आपने देखे होंगे. सो दीज स्प्रिंकलर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड. इसमें क्या है कि पावर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है ना, आपको हमेशा इलेक्ट्रिसिटी और क्योंकि आपको फोर्स से पानी यहाँ पे पास कराना है. ओके, सो दैट वाटर कैन मूव टू डिफरेंट एरियाज. सो दीज आर द टू डायग्राम्स हियर. एडवांटेजेस की हम यहाँ बात कर लेते हैं. इट इज़ एफिशिएंट फॉर वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी, सॉयल एंड क्रॉप्स. सॉयल इरोजन कैन बी कंट्रोल, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे. इट इज़ हैविंग अ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर. नो लैंड प्रिपरेशन और लेवलिंग इज रिक्वायर्ड, जो कि आपको पहले दो मेथड्स में करना पड़ता था. ओके, बेसिकली कहें तो हम फ्री फ्लडिंग मेथड में करना पड़ता था. डिसएडवांटेज की यदि हम बात करें तो इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन कॉस्ट इज हाई, कंटिन्यूस पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड, एंड ऑल्सो व्हेन द विंडी कंडीशंस आर देयर इट इज़ नॉट सूटेबल एट दैट लोकेशन. तो ये रहे कुछ पॉइंट्स आपके स्प्रिंकलर इरीगेशन के. ड्रिप इरीगेशन की यदि हम बात करें तो हेयर द वाटर एंड द फर्टिलाइजर आर स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट. It is best suited for the row crops and orchards, tomato, grapes, corn, cabbage, etc. So these are the few points related to the drip irrigation or trickle irrigation, जो कि आपका डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है. Okay, so the water is being supplied here. यहाँ पे आपका nutrient tank है. Okay, so this filter is there, and then these are by the various pipes it is being supplied to the field. Thank you for today. We will be discussing it in the next class.